पहले देखो समझो क्या है ये। पहले उठा ले अंदर वो डाले नीचे एक बूंद ना गिराए खाली करके निकाले मुझ पे न गिरा ना मुझे लगता है डर भेद खुल जाए न संभल के जाना घर चूसेगा ये छाटेगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। एक गाना जो पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत ज़्यादा उसे अब बैकलैश मिल रहा है। गाना गाना क्या मैं कहूँ, गाना तो क्या है, वो अपने आप में एक ऑफ़र है। और साउथ नहीं, सॉरी, तेलुगु मूवी का गाना है वो। संजय दत्त और नूरा फतेही पे फरमाया गया। मैंने शॉर्ट्स में उसका एक रिव्यू डाला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे वो गलत लगा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा है उसका न्यूज़ में, मीडिया में। तो अ, उसके गाने के बोल बोलने लायक भी नहीं है, इतना ख़तरनाक वो गाना है। और अब जो है फाइनली उसके ऊपर बैन लग चुका है। सुना गया है कि सारे ही सोशल मीडिया से उसको हटा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला ऐसा गाना है जहाँ पे अश्लीलता परोसी गई। ये इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में पहले भी ऐसा होता रहा है और पहले भी ऐसे कई गाने आए हैं। बस ये है कि ध्यान हमारा कम गया। अपने जो सांसद हैं एक गोरखपुर से रवि किशन जी, बहुत पहले उन्होंने भी एक पाप किया था और वो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जब से उन्होंने वो रिमोट से लहंगा उठाने वाला एक गाना गाया था, आज भी लोग उनके उसके लिए गरियाते भी हैं और अपोजिशन उसका बार-बार मज़ाक बनाता है। तो उसके पाप उनके आस्ते में धुले। लेकिन ये सॉन्ग जो आया है नया, नूरा फ़तेही और संजय दत्त का, ये मतलब आम भाषा में बोले तो इस गाने का सीधा मीनिंग है, सीधी बात नो बकवास। तो यहाँ पे कोई भी लाग लपेटा नहीं लगाया गया, सीधा-सीधा जो है आप समझ लीजिए। आपको हम मतलब कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, हम आपको सीधा-सीधा समझाएँगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। और उसमें जो है जितने भी हमारे दर्शक देखने वाले हैं इस मूवी के, उन लोगों को समझा दिया गया है कि देखो, हम आपको मेंटली परेशान नहीं करेंगे, आपको ये ना लगे कि गाना डबल मीनिंग है, ये गाना अश्लील है और पूरी तरीके से आपको हमने परोस के दे दिया है और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस लेवल का ये घटिया लिखा हुआ गाना है। और ऐसा लगता है कि जो पहले हम गाने सुनते थे, और कुछ गाने तो ऐसे हैं कि हम बड़े चाव से, शौक से गाते थे जब वो आते थे। बहुत बाद में हमें ये ज्ञान हुआ कि वो तो बहुत भयंकर अश्लील गाने हैं। उसी में सबसे पहला मैं आपको बताऊँ कि ये अकेला जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये तो ख़ैर बहुत बढ़-चढ़ के उन्होंने, जैसे राइटर ने और म्यूज़िक डायरेक्टर ने और स्पेशली जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं इसके, जिनका नाम प्रेम है, उन्होंने एक्चुअल में एक न्यूज़ ये भी आई है कि जो इसके राइटर हैं जिन्होंने इसको हिंदी में डब्ड करके लिखा है, उनका कहना है कि मैं इसे लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मुझ पे प्रेशर बनाया गया डायरेक्टर द्वारा, जो इनका नाम प्रेम है। और एक्चुअल में जो गाना है वो ओरिजिनल भाषा में उन्होंने ही लिखा है और उन्होंने कहा कि मुझे सेम वर्ड सेम इसको डब करिए, हिंदी में मतलब कन्वर्ट कीजिए, मुझे वैसा ही चाहिए जैसा वो है। और उनका कहना था राइटर का कि उनको पहले से मालूम था कि ऐसी स्थिति बन रही थी कि शायद उस पे कंट्रोवर्सी हो। और अब तो कंट्रोवर्सी बहुत लाजवाब तरीके से बन चुकी है और बवाल इतना कट गया है कि अब फ़िलहाल सारे ही प्लेटफ़ॉर्म से उस गाने को हटा दिया गया है। तो नूरा फ़तेही को तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके मैंने पहले भी गाने देखे हैं। तो मुझे फिर भी ये समझ में नहीं आता कि संजय दत्त जैसा बड़ा स्टार जब इस गाने को परफ़ॉर्म कर रहा है, उसकी मीनिंग ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको समझाए ना गए हों। इतना बड़ा नाम उनको क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब ये वाक़ई बहुत छोटी सोच है हमारे एक्टर्स की, स्पेशली हिंदी जो एक्टर है, हिंदी भाषी जो एक्टर हैं, मतलब उनको पैसे से मतलब है, चाहे आप कुछ भी बुलवा लीजिए, कुछ भी गवा लीजिए। तो नूरा फतेही का स्टैंडर्ड तो पहले भी उनके ऊपर कई तरीके के इल्ज़ाम लग चुके हैं, लेकिन संजय दत्त को क्या ज़रूरत पड़ी और उन्होंने इस पे आपत्ति क्यों नहीं जताई, ये वाक़ई सोचने वाला विषय है। और ख़ैर मैं आपको बताऊँगा, फ़िलहाल ये इकलौती नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं हमारी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में जो बने हैं, जो वाक़ई अश्लील थे। और आज जब उनके लोग सोचते हैं, हम 90s के लोग जब अ, छोटे थे, जब गाते थे तो इतना पता चलता नहीं था, लेकिन अब आप सोचो समझो तो लगता है वाक़ई वो बहुत भयंकर
घटिया गाने थे। तो उसी में एक मैं आपको बताऊंगा, एक था रोज़ा मूवी आई थी 1992 में, इसके संगीतकार थे ए आर रहमान। और इसमें गाना था, बहुत चर्चित हुआ था वो गाना, जिसका बोल थे रुक्मणी 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 शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा। और उसके बाद के वर्ड इतने खतरनाक हैं कि अगर मैं आपको सुनाऊं और आप अपनी बुद्धि को उस तरीके से सोचने में लगाएं तो आप समझ जाएंगे कि राइटर ने क्या लिखने की कोशिश करी है। इसे गाया था बाबा सहगल ने, ए आर रहमान ने और श्वेता शेट्टी ने। और इसकी वीडियो विजुअल तो इतने खास मतलब खतरनाक नहीं है, लेकिन जो उसके बोल हैं उनके मीनिंग अगर आप निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना वल्गर सॉन्ग उस समय बना था 1992 के टाइम पे। और मतलब गाने पहले से ही लिखे जाते थे, लेकिन थोड़ा सा उनको डबल मीनिंग शेड दी जाती थी। उन्हीं में एक गाना और आया था इस मूवी का नाम था अमानत 1994 में, और इसे गाया था अलका याग्निक, कुमार सानू और ईला अरुण। मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ये तीसरी सिंगर का नाम ईला अरुण, मैं कंफ्यूज हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं जितना कंफर्म लगता है मुझे ईला अरुण ही थी। और गाने का नाम था दिन में लेती है, बोल जो थे, दिन में लेती है रात में लेती है। दिन में लेती है रात में लेती। ये इतने ज़बरदस्त डबल मीनिंग है कि आप उसको कवर करने के लिए भी एक्चुअली उन्होंने एक सिस्टम कर रखा था कि बाद में संजय दत्त बोलते हैं कि अपने आशिक का नाम, अपने प्रेमी का नाम। तो ये डबल मीनिंग डायलॉग उस समय इस तरीके से लिखे जाते थे कि उसको कवर भी किया जा सके। जैसा मैंने बताया कि जो नूरा फतेही वाला गाना है वो तो सीधी बात में वो पास है, ये सीधा जी हमने बोला है समझ लो, आपको हमें कोई टेंशन नहीं देनी। तो पहले के लोग फिर भी डबल मीनिंग तरीके से लिखते थे कि उसको कवर किया जा सके। तो अगर आप शुरुआत में सुनोगे तो आपको बड़ा वल्गर सा लगता है एकदम गाना, कि खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है, गाना आया था अनिल कपूर का। इस तरीके से ये भी था कि सुबह लेती है शाम को लेती है, फिर बोलता वो क्या, अपने आशिक का नाम। तो वाकई बहुत अजीब तरीके के उस समय गाने लिखे जाते थे। तो ये एक और था। उसके अलावा एक मूवी आई थी अंदाज 1994 में, इसका एक गाना था खड़ा है, ये अनिल कपूर और जूही चावला जी पे फिल्माया गया। खड़ा। अच्छा, आप उसको बोलोगे कि वो गाना जो आप बता रहे हो, जो मीनिंग समझा रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरुआत का ज़रूर वर्ड है कि खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है। लेकिन उसके एक विजुअल आता है, आप देखिएगा, जहाँ पे एक चारपाई पड़ी है, उनके बोल और उस विजुअल को आप मैच कीजिए। अगर नहीं देखा हो तो एक बार जाके देखिए उस गाने को, तो आपको पता लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वो अपने टाइम का मुझे लगता है मोस्ट वल्गर सॉन्ग था। और आज अगर अनिल कपूर उसको देखेंगे जाके खुद से, तो वाक़ई बोलेंगे हमने उस समय क्या गलती करी। और एक मूवी और आई थी गोविंदा जी की, करिश्मा कपूर और गोविंदा, शायद राजा बाबू, मैं अगर सही हूँ, अगर नहीं हूँ तो मुझे बताना। राजा बाबू में गाना था सरकाए लियो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। तो ये डबल मीनिंग टाइप के उस समय बहुत दौर चला था, बहुत गाने लिखने का। तो ये मैंने कहा ना, जैसे ये जो सर के चुनरी है ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे गाने लिखे जा चुके हैं। उसके अलावा एक मिथुन दा का एक गाना है, वो गाना भी अब टाइम पे बहुत ज़्यादा, एक तो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े में उसमें डांस कर रही हैं, और जो हीरोइन है उसकी आयशा जुल्का, वो एक फूस या भा क्या बोलते हैं, वो घास टाइप की उस पर लेटी हुई है, और उस पर मिथुन जी, मतलब उसे देख के हंसी भी आती है कि वो काव बॉय जो बोलते हैं, वो हेड वेड पहन के पूरा वो लेटे हुए हैं प्रॉपर लड़की के ऊपर। और वो गाना था चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लोटन कबूतर रे। तो वो उस समय का, वो भी बहुत ज़्यादा उस गाने पे विवाद हुआ था, और बहुत ज़्यादा मोस्ट मतलब वल्गर गानों में आता है आज भी। अगर बस सर्च करिए आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्ट, आप 10 गाने सर्च कीजिए तो आपको पता लगेगा कि ये गाना भी उसमें कहीं ना कहीं तीसरे चौथे नंबर पर टॉप लेवल पे आता है। हालांकि मैंने कहा ये डबल मीनिंग गाने होते थे, और उस समय के राइटर में एक खास बात थी कि आपके सवालों का उनके पास जवाब था। जैसा मैंने गीत बताया आपको कि वो जो अमानत मूवी का गाना था खड़ा है, सॉरी वो अमानत नहीं, अमानत का जो गाना था वो सुबह लेती है और शाम को लेती है, तो सडनली वो एक लाइन आती है कि अपने आशिक का नाम, तो वो फिर भी कवर करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे पास अब लिखने को ऐसा लगता है कुछ रह नहीं गया है, और इसलिए हम आज जो हैं गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब को सलाम करते हैं कि इस तरीके के राइटर हिंदुस्तान में हुए, उन्होंने इस तरीके कम से कम इतने वाहियात गाने नहीं लिखे। और
बाकी मतलब स्तर किस लेवल का गिर जाएगा आप लोगों का, ये देखने लायक है कि मतलब आप देखिए गाना, मतलब ये इतना वल्गर गाना है। और अब तो खैर ये सारे सोशल मीडिया से हट गया है, और ऐसा भी हो सकता है कि मेकर्स के ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई हो सकता है इस फ़िल्म पे इसका असर पड़े। लेकिन आजकल कंट्रोवर्सी बड़ी आम बात हो गई है, और तरीका कोई भी हो, उन्हें बस कंट्रोवर्सी चाहिए करने के लिए। तो जो वो चाहते थे फ़िल्म से उन्हें मिले ना मिले, लेकिन इस गाने ने वो कमाल कर दिया कि शायद इस मूवी की तरफ लोग खींचे चले जाएँ। जिस भाषा की एक्चुअल में है उसमें तो उसका उनको ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ मुझे लगता है नज़र आएगा। और हालाँकि ये हमारे जो स्टार लोग हैं, स्पेशली मैंने कहा जो संजय दत्त, इतना बड़ा नाम, इतने सालों का करियर, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ये गाना जो कोरियोग्राफर है उसने आपको शब्द ना समझाए हों। तो क्यों नहीं आप लोग इसके लिए हाथ खड़े कर देने चाहिए थे। और अब जो थू-थू हो रही है उसके ऊपर, वो तो वही जाने। तो लिस्ट में एक और बहुत बड़ा नाम, और बहुत पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, शायद हम लोग उस समय पैदा भी ना हुए हों। दादा कोंडके, मराठी मूवी का बहुत बड़ा नाम है, मराठी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है। हिंदी में भी उन्होंने कुछ मूवीज़ करी, लेकिन हिंदी में वो जाने ही जाते थे अपने डबल मीनिंग मूवीज़ के डायलॉग, और गाने तो इतने दूरदर्शी थे वो कि मतलब आप अगर आज सुनोगे तो आपको कानों से खून निकलना शुरू हो जाए, इस लेवल के वो डबल मीनिंग के गाने होते थे उनके। तो अगर आपने उनके गाने नहीं सुने हो थोड़े बहुत, तो अभी बजा के सुनिएगा। हिंदी जो उन्होंने मूवीज़ करी है उसमें 2-4 गाने ऐसे हैं कि बस आप मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा, उस लेवल के उन्होंने गाने गाए हुए हैं। उस समय मतलब वो मैंने कहा ना बहुत दूरदर्शी थे, और बहुत एडवांस गाने उन्होंने गाए आज के टाइम के हिसाब से। मतलब वो 90s में भी वैसे गाने नहीं बनते थे जैसे दादा कोंडके ने उस समय गाए वो गाने। तो उस समय वो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ करते थे, लेकिन मैंने कहा ना जैसे पुराने समय के राइटर और डायरेक्टर, स्पेशली म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो बैकअप प्लान अपने पास रखते थे कि अगर आप सवाल उठाओ, जैसे अभी ये जो सर के चुनरी तेरी सर के, मुझे लगता है कि मेकर्स के बाद जैसे इसमें जो हिंदी में जिन्होंने इस गाने को डब किया है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसे लिखना नहीं चाहता था, लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं पेम, उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया और कहा कि जैसा मैंने ओरिजिनल भाषा में लिखा है उसको आप वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो लिखना भी नहीं चाहता था, और मुझे पहले से मालूम था कि ये कंट्रोवर्शियल है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं क्योंकि बैकलिस्ट बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, तो ये सब अब कहने के अपनी अपनी जान बचाने वाली बात है। कि अब वो जब डायरेक्टर का इंटरव्यू होगा तब पता लगेगा कि उन्होंने कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि ओरिजिनल जो गाना है वो कहते हैं प्रेम ने ही लिखा है, ओरिजिनल भाषा में जो लिखा हुआ है। तो उनकी डिमांड थी सभी भाषाओं में जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो उसको वर्ड टू वर्ड रखना है। तो जब ये कन्नड़ में और भी जो मूवीज़ है तेलुगु वेलुगु में जब ये रिलीज़ होगी, तब उसकी मीनिंग उन भाषा को जानने वाले लोग बता पाएंगे कि कितना झूठ और कितना सच बोल रहे हैं इस आलम साहब जिन्होंने इसके गाने लिखे हिंदी में डब जो किए हैं। तो ये तो सब बात की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है इस मूवी ने मुझे लगता है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अश्लीलता के, इस गाने ने स्पेशली। और आगे जो बैकलैश मिल रहा है नूरा फ़तेही को, संजय दत्त को, और साथ-साथ में इस मूवी के मेकर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर और स्पेशली लिरिक्स राइटर को जिन्होंने गाने लिखे हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको इस पे क्या कहना है, और क्या अब बाकी ही गंदगी ओपनली तरीके से परोसी जा रही है? क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे, एडवांस ज़माना हो चुका है, हर बच्चा आज फ़ोन पे है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, और बच्चे उस लेवल पे एडवांस हैं कि बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन बड़े बच्चे इस लेवल पे एडवांस है कि 10 साल के बच्चे को भी चीज़ें बड़ी ईज़िली समझ में आती हैं, और नहीं भी समझ में आती हैं, तो सोशल मीडिया उसे बहुत अच्छे से समझा देता है। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।